हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 11वीं में आगे देखेंगे। पीएच स्केल के बारे में देखे थे पिछली क्लास में, तो आज हम लोग देखेंगे पीएच, पीओएच और पीकेडब्ल्यू के बीच में संबंध या फिर रिलेशन बिटवीन पीएच, पीओएच एंड पीकेडब्ल्यू। तो पीएच और पीओएच के बारे में हम लोग देख चुके हैं, पीकेडब्ल्यू के बारे में भी देख चुके थे। तो आज हम लोग देखेंगे कि इन तीनों में क्या क्या संबंध पाया जाता है। तो इनके संबंध को जल जो रहता है H2O, उसका आयनन और उसके आयनिक गुणनफल जो निकलेगा उसके आधार पर प्राप्त कर सकते हैं या ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि जो प्योर वाला वाटर रहता है उसमें H+ का सांद्रण और OH- का सांद्रण एक दूसरे के इक्वल या फिर बराबर पाया जाता है। तो अगर हम लोग H+ आयन का सांद्रण और OH- आयन का सांद्रण देखेंगे प्योर वाटर में या शुद्ध जल में, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं और दोनों का ही मान 1 × 10⁻⁷ के बराबर पाया जाता है। अगर हम लोग पीएच का जो फार्मूला देखे थे, pH बराबर -log10H+ के आधार पर निकालेंगे तो वाटर के लिए pH का मान 7 आएगा और pOH का मान भी 7 आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो वाटर है H2O, ये जब आयनित होता है तो H+ और OH- आयन में टूटता है। तो जो H+ और OH- आयन की सांद्रता को जब हम लोग साम्य स्थिरांक समीकरण के रूप में लिखेंगे तो दोनों की सांद्रता ऊपर आ जाएगी और ये जो K है साम्य अवस्था का स्थिरांक है इक्वल टू, और ये H2O जो है यहाँ पे सांद्रण के रूप में नीचे आएगा। यहाँ पे इसको पक्षांतर करेंगे तो जो H2O है इस साइड आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा KH2O इक्वल टू H+ और OH-। तो यहाँ पे जो KW बराबर हो जाएगा KH2O के। तो H2O वाटर है, तो यहाँ पे H2O के जगह हमें वाटर का W लग गया है, तो ये जो हो जाएगा KW होगा बराबर H+ और OH- यहाँ से हो जाएगा। तो ये हुआ। अब यहाँ पे KW बराबर हो गया H+ का सांद्रण इंटू OH- का सांद्रण। अब यहाँ पे 550 मिलियन जल का जो अणु रहता है उनमें से केवल एक जल का अणु ही आयनित होता है, आयनन होगा, और बाकी जो अणु रहते हैं वो अवियोजित रूप में रहते हैं। तो यहाँ पे अवियोजित जल के अणुओं का सांद्रण जो है वह H2O की सांद्रता, यहाँ पे जो लिखा है H2O की सांद्रता के बराबर होगा अवियोजित अणुओं का सांद्रण, और इसको स्थिर माना जाता है। तो इसलिए यहाँ पे KH2O के जगह में KW स्थिरांक आया है। KW इक्वल टू हो जाएगा H+ और OH-, और इन दोनों का जो गुणनफल है इक्वल टू होता है 10⁻14 की। तो यहाँ पे जब pH जैसे निकालते हैं उसी प्रकार से KW के लिए क्या निकालेंगे, pKW निकालेंगे। तो इस मान के आधार पे pKW का मान 14 मिलता है। अब यहाँ से प्रूव होता है कि जो pH का मान 7 है और pOH का मान भी 7 है और यहाँ पे pKW का मान आया 14। तो दोनों का मान को जब जोड़ेंगे तो pKW के मान के बराबर होगा। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है pH + pOH इक्वल टू pKW। यहाँ पे pKW बराबर 14 होता है या फिर pKW बराबर हो जाएगा pH + pOH। ये हो गया इसमें संबंध। तो यही है इसमें संबंध, तीनों में pKW, pH और pOH में संबंध। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो उपयोग है, इस समीकरण का उपयोग करके हम लोग pOH, H+ आयन और OH- आयन के जलीय विलयन में आसानी से pOH, pH का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये हो गया यहाँ पे। अब हम लोग आगे देखेंगे इसी में
यदि किसी भी जलीय विलयन की जो वियोजन की मात्रा है या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसको बोला जाता है, उसको अल्फा से अगर प्रदर्शित करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को, और उस विलयन की नॉर्मलता को कैपिटल एन से प्रदर्शित करेंगे, तो जो H प्लस आयन का सांद्रण इक्वल टू हो जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या अल्फा इंटू नॉर्मेलिटी या फिर नॉर्मलता। यहाँ पे जो H प्लस आयन का मान जब ज्ञात हो जाएगा और pH का मान ज्ञात हो जाएगा, तो H प्लस आयन का मान जब ज्ञात होगा तो कहाँ से ज्ञात होगा, जब अल्फा और नॉर्मलता का मान पता चलेगा तो H प्लस आयन का मान पता चलेगा, और जब H प्लस आयन का मान ज्ञात हो जाएगा तो इसका मान pH वाले समीकरण में रखने से pH की गणना भी वहां से कर सकते हैं। किसी विलयन के लिए H3O, यहाँ पे जो H प्लस इंटू H2O दोनों मिलके बनाते हैं H3O प्लस, तो इसके लिए माना गया है कि किसी विलयन के लिए H3O प्लस का मान 1 × 10⁻⁻² मोल पर लीटर है। तो इसके लिए अगर pH मान कैलकुलेट करेंगे तो pH बराबर 2 के बराबर होगा, और किसी विलयन के लिए अगर H3O का मान 1 × 10⁻⁻4 मोल पर लीटर रहेगा, तो उसके लिए अगर pH मान की गणना करेंगे तो pH का मान 4 के बराबर आएगा। इसीलिए अब अम्लीय विलयन के लिए यहाँ पे फिर बताया गया है, इसको पहले देख चुके हैं कि pH का मान 7 से कम होगा, और भास्मिक या फिर क्षारीय विलयन के लिए जो pH का मान है 7 से बड़ा होगा, और उदासीन विलयन के लिए pH का मान 7 के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो pH के समीकरण के समान ही हम लोग, जैसे pH बराबर होता था -log H प्लस, तो जो POH है इसका बराबर हो जाएगा -log OH माइनस आयन, और PHW बराबर क्या हो जाएगा, pH प्लस POH इक्वल टू 14। तो इसको तो पहले भी देख चुके हैं। अब यहाँ पे दिया गया है कि जो pH स्केल है उसकी सीमाएं। अभी तक हम लोग pH स्केल के बारे में देख रहे थे, और pH के मान, POH का मान और pKW का मान के बारे में देखे। अभी हम इसमें आगे देखेंगे कि किसी भी विलयन का जो pH मान है वह विलयन की आपेक्षिक प्रबलता का ज्ञान इससे नहीं होता है। माने विलयन का अगर pH मान देखेंगे तो उसके आधार पे विलयन में कौन सा विलयन प्रबल है और कौन सा दुर्बल है, माने एक दूसरे की तुलना में आपेक्षिक प्रबलता का ज्ञान उसकी सहायता से नहीं हो सकता। और विलयन का pH जो मान में इकाई परिवर्तन का अर्थ होता है उसकी H प्लस के सांद्रता में 10 का परिवर्तन, माने कि जो pH मान में हम लोग इकाई परिवर्तन कर रहे हैं, ऐसा बोलने का मतलब है कि जो pH में H प्लस आयन की सांद्रता है उसके गुणक में 10 के गुणक का परिवर्तन करना। उदाहरण के लिए दिया गया है कि एक विलयन का pH मान कितना है, 1 है, और उसमें जो हाइड्रोजन आयन है उसकी सांद्रता H प्लस है, और तो pH मान 3 वाले विलयन के लिए जो सांद्रता का मान क्या हो जाएगा, 100 गुना होगा। देखो pH 1 है तो उसके लिए जो pH मान हाइड्रोजन आयन का सांद्रता pH 3 जिसका रहेगा उसका 100 गुना होगा, क्योंकि 1 है तो 10 गुना है, माना कि अब 2 होगा pH तो 10 हम 1 है तो 1 है, pH मान 1 है तो इसकी गुणन का जो मान है 1 है, pH मान 2 होगा तो उसका 10 गुना हो जाएगा, तो 1 × 10 बराबर 10 हो जाएगा, pH मान 2 होगा तो अब pH मान 3 हो गया वहीं पे, तो 10 × फिर 10 हो जाएगा, तो 10 × 100 गुना उसका हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे बताया गया है। अब इसी भांति 2 × 10⁻5 मोल अगर HCl विलयन के लिए की तुलना हम लोग किसके करेंगे, 4 × 10⁻5 मोलर विलयन से, तो दुगुनी सांद्रता इसमें भी पाई जाएगी।
यहाँ पे 2 × 10⁻⁻5 है और यहाँ पे देखो 4 × 10⁻⁻5 है। तो इसका 2 गुना है, 2 दूनी 4, तो इसका 2 गुना है, इसलिए दुगुना सांद्रता यहाँ पे पाया जाता है। लेकिन इन विलयन का जब पीएच मान देखेंगे तो इस वाले विलयन के लिए 4.40 आएगा पीएच मान का मान, और जो दूसरा विलयन है ये वाला विलयन, इसके लिए पीएच का मान 4.70 के बराबर आता है। दुगुना इसका मान नहीं मिल रहा है पीएच का, और इसीलिए इसकी सीमा में इसको रखा गया है कि एक का मान दुगुना करने पे दूसरे का मान भी दुगुना नहीं होता है, तो आपेक्षिक प्रबलता को ये नहीं बताता है। अब यहाँ पे एक दूसरा जो सीमा है उसमें आता है कि 1 मोलर जब प्रबल अम्ल का विलयन लेंगे तो इसका पीएच मान 0 आता है, क्योंकि प्रबल अम्ल है तो 7 से बहुत कम मान उसका आएगा, तो बहुत कम मान में 0 आ जाता है। और अधिक सांद्र अगर 2 मोलर 3 मोलर या फिर 10 मोलर विलयन लेंगे तो उसका लिए जो पीएच मान है ऋणात्मक मान आते जाता है। तो पीएच 1 है तो उसके लिए 0 आ गया पीएच मान। तो जब हम लोग प्रबलता को बढ़ाएंगे अम्ल की, माने कि मोलरिटी को बढ़ा रहे हैं, मोलरता को बढ़ाएंगे विलयन का, तो पीएच मान और कम होते होते क्रमशः ऋणात्मक आता जाता है। ये हुआ। अब अगला इसमें दिया है कि जो बहुत कम सांद्रता वाले अम्ल हैं, बहुत कम सांद्रता बोलने से 10⁻8 मोलर सांद्रता वाला जो विलयन है उसके लिए पीएच का मान 8 नहीं आता है। माने कि जो बहुत कम सांद्रता है उसके लिए 8 आना चाहिए, लेकिन ये नहीं आता है, और पीएच के सूत्र से 7 से भी कम इसका मान आता है। तो 7 से कम आ जाएगा, लेकिन 7 से ज्यादा, इसमें देखो 10⁻8 है तो पीएच 8 आना चाहिए, लेकिन पीएच 8 इसका नहीं आता है, बल्कि 7 से ही कम ही आ जाता है। तो इसलिए इसकी सीमा में इसको रखा गया है। अब आगे देखेंगे कि दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार का आयनन स्थिरांक। तो जो दुर्बल अम्ल है वो पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होगा, और प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं। तो दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार जो हैं पूर्ण रूप से वियोजित नहीं रहते हैं, इसलिए उसमें वियोजित भाग और अवियोजित भाग के बीच में एक साम्य स्थापित हो जाता है। तो उसी का आयनन स्थिरांक भी देखना है। तो दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार को देखते हैं। तो सबसे पहले लेंगे दुर्बल अम्ल को। तो अम्ल में H+ दान करने की क्षमता होती है, इसलिए अम्ल को Ha के रूप में लिया गया है। इसका जब आयनन होगा तो इससे बनेगा H+ आयन और A- आयन। तो यहाँ पे ये एक दुर्बल अम्ल है, 2 प्रकार का आयन बना रहा है, धन आयन और ऋण आयन। यहाँ पे अगर शुरू में इसकी सांद्रता देखेंगे तो C के बराबर रहती है, C कॉन्सेंट्रेशन। तो इसकी जो सांद्रता है दुर्बल अम्ल की, जब नहीं टूटा रहता है तो इसकी सांद्रता C रहती है, और कुछ समय बाद जब यह टूट करके H+ और A- बनाता है तो इसकी सांद्रता C-अल्फा और C-अल्फा के बराबर हो जाएगी। H+ आयन का C-अल्फा भाग बन जाता है और A- आयन का C-अल्फा भाग बन जाता है। तो इसमें जो बचेगा, H+ आयन टूट गया 2 भाग में। अब जो बचा हुआ H है उसको कितना भाग बचेगा, C1- अल्फा भाग इधर बचेगा, क्योंकि इसका अल्फा भाग टूट गया, तो 1- अल्फा भाग इंटू C इधर बचेगा। तो साम्य अवस्था में जो है C1- अल्फा, C-अल्फा और C-अल्फा, ये साम्य अवस्था में इन तीनों की सांद्रता है। अब इसकी सहायता से हम लोग आयनन स्थिरांक का गणना करेंगे। तो Ka जब यहाँ पे निकालेंगे तो Ka बराबर हो जाएगा प्रोडक्ट की सांद्रता बटा यहाँ पे रिएक्टेंट की सांद्रता। तो प्रोडक्ट की सांद्रता में C-अल्फा इंटू C-अल्फा आएगा ये दोनों, और रिएक्टेंट के लिए ये वाला मान आएगा C1- अल्फा। तो यहाँ पे जो अल्फा का मान है, 1 का मान बहुत कम होता है,
इसलिए यहाँ पे अल्फा की उपेक्षा कर सकते हैं। तो नीचे वाले के लिए जो अल्फा का मान है 1 माइनस अल्फा है, तो अल्फा का मान बहुत कम रहता है, इसलिए यहाँ पे 1 माइनस अल्फा या फिर अल्फा का मान 0 ले लेंगे, तो ये नीचे वाला पूरा जो पद है ये यहाँ से स्थिर होकर के हट जाएगा। तो इसी समीकरण से हो जाएगा के ए बराबर सी अल्फा इंटू सी अल्फा, तो सी अल्फा का स्क्वायर। यहाँ पे अब इसको पक्षांतर करेंगे, सी अल्फा इसको पक्षांतर करेंगे तो सी स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर इसको होना चाहिए, लेकिन जो सी है यहाँ पे ऊपर वाला एक सी है और नीचे वाला सी है, तो एक एक ठो सी दोनों जगह का कट जाएगा ऊपर नीचे का, और 1 माइनस अल्फा वाला पद यहाँ से गायब हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ठो सी बचेगा और अल्फा स्क्वायर बचेगा, तो ये हो गया। अब यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो इसमें का एक अल्फा का के नीचे आ जा रहा है, तो ये हो जाएगा के ए अपान इसमें का एक अल्फा इसके नीचे आ जाएगा और सी अल्फा एक साइड में बचेगा। तो यहाँ पे जो सी अल्फा इक्वल टू के ए अपान अल्फा हो गया। तो सी अल्फा को एच प्लस के बराबर अगर मानेंगे, क्योंकि जो एच प्लस की सांद्रता ही सी अल्फा थी, तो सी अल्फा को एच प्लस के बराबर मानेंगे तो ये हो जाएगा के ए अपान ए। अब यहाँ पे जो सी अल्फा एच प्लस आयन का सांद्रण है, और एक बार में जो एच प्लस आयन का सांद्रण प्राप्त होने पर पीएच की गणना कर सकते हैं। अगर इस समीकरण से हमको एच प्लस आयन का सांद्रण मिल जाता है, तो इसी एच प्लस को इस वाले सूत्र में रखेंगे, पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस में, और इसकी सहायता से यहाँ से पीएच मान की गणना कर सकते हैं। तो H प्लस के जगह हमें इसको रख देंगे, तो यहीं से मिल जाएगा पीएच बराबर माइनस लॉग H प्लस के जगह हमें आ जाएगा के ए अपान अल्फा। तो इस प्रकार से यहाँ से पीएच मान की गणना किया जाता है दुर्बल अम्ल के लिए। यदि वियोजन की मात्रा यहाँ पे नहीं दी गई है, जो अल्फा है वियोजन की मात्रा है, इसका मान अगर यहाँ पे नहीं दिया गया है, तब H प्लस की जो गणना है उसको कैसे करेंगे, तो के अल्फा के ए बराबर होता है सी अल्फा का स्क्वायर, और यहाँ पे अगर हम लोग सी को यहाँ पे जो काटे थे, ऊपर का एक सी और नीचे का एक सी काट दिए थे, उसको अगर नहीं काटेंगे तो यही समीकरण कैसे बन जाएगा, सी के ए बराबर सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, क्योंकि इसमें भी एक सी जुड़ जाएगा और इसमें भी एक सी यहाँ से जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे सी अल्फा बराबर होता है एच प्लस आयन, तो यहाँ से जो सी अल्फा है दोनों में का जो रूट है उसको इधर पक्षांतर कर देंगे इस समीकरण से, तो सी अल्फा बराबर सी के ए और ऊपर में अंडर रूट आ करके ये वाला समीकरण मिलेगा। अतः दिए गए ताप पर माने जो भी टेम्परेचर दिया रहेगा, इस स्थिति में उसमें के ए माने कि जो अम्ल की प्रबलता है के ए, इसका माप यहाँ से निकल जाएगा, और के ए का मान जब अधिक होगा तो उस स्थिति में अम्ल प्रबल होगा, और के ए का मान जब कम होगा तो उस स्थिति में अम्ल दुर्बल प्रकार का अम्ल रहेगा। अब यहाँ पे समान रूप से ये तो होगा दुर्बल अम्ल के लिए वियोजन स्थिरांक का गणना करना। अब देखेंगे कि जो दुर्बल क्षार होता है उसके लिए वियोजन स्थिरांक कैसे निकालेंगे। तो जो क्षार रहता है वह OH माइनस आयन देने की क्षमता रखता है, तो क्षार के लिए जब एग्जाम्पल देखते हैं तो BOH को दुर्बल क्षार मानेंगे, और इसका जब आयनन होगा तो ये B प्लस और OH माइनस आयन के रूप में टूटेगा। अब यहाँ पे जो क्षार का आयनन स्थिरांक है, तो यहाँ पे बेस के लिए B लिखेंगे स्मॉल b, तो KB इक्वल टू हो जाएगा, इसको भी उसी प्रकार से आनित करेंगे, इसका सी अल्फा भाग बनेगा, इसका सी अल्फा भाग बनेगा, और इधर क्या बचेगा C1 माइनस अल्फा। इसके जैसे ही ये वाला यहाँ पे सेम लिखाएगा। इसके बाद यहाँ से
जब के बी निकालेंगे तो इन दोनों का सी अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा और इधर का 1 माइनस अल्फा और ऊपर का एक्स और ऊपर का एक्स यहाँ पे कट गया है। माने के ए बराबर जो था यहाँ से, जो के ए का मान यहाँ से आया था, ऐसा ही मान के बी बराबर यही वाला मान सेम यहाँ पे आएगा और इसमें जो ऊपर का एक्स और नीचे का एक्स कटा था वैसे कटने के बाद यहाँ पे इतना बचेगा। तो के बी बराबर हो जाएगा सी अल्फा का स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फा। अब इसमें जब आगे देखेंगे इसी में तो उसको पक्षांतर कर देंगे, नहीं पक्षांतर नहीं किए हैं। यहाँ भी अल्फा के मान 1 से बहुत कम रहता है, इसलिए अल्फा के मान को क्या कर देंगे, नगण्य मान लेंगे या फिर स्थिर मान लेंगे। तो नीचे वाला 1 माइनस अल्फा जो था हट जाएगा, तो ये बचेगा सी के बी बराबर सी अल्फा का स्क्वायर। अब यहाँ से इसको फिर से पक्षांतर कर देंगे, ये इसमें के एक ठो अल्फा को इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा के बी अपान अल्फा और सी अल्फा बराबर के बी अपान अल्फा। तो यहाँ पे ये जो है अभी हम लोग देख रहे हैं क्षार का, तो यहाँ का जो सी अल्फा है, जैसे अम्ल के लिए सी अल्फा H प्लस के बराबर था, तो यहाँ पे क्षार के लिए जो सी अल्फा है वह OH माइनस के बराबर हो जाएगा और OH माइनस आयन यहाँ पे इसके इक्वल टू होगा सी अल्फा के बराबर। तो उसमें जैसे अम्ल में पक्षांतर किए थे उसी प्रकार से इसमें भी OH माइनस आयन के लिए जो अंडर रूट वाला समीकरण है सी के बी आएगा और अम्ल के लिए आया था सी के ए। तो यहाँ पे जो OH माइनस आयन का सांद्रण है वह के बी अपान ए के बराबर हो सकता है या फिर सी के बी अंडर रूट सी के बी के बराबर हो सकता है। तो यहाँ से जब POH निकालेंगे तो माइनस लॉग OH माइनस वाले समीकरण में लिखेंगे, तो माइनस लॉग OH माइनस आयन आता है यहाँ पे। तो OH माइनस आयन के जगह में यहाँ पे डायरेक्ट इसको रख दिया गया है के बी अपान ए को, अल्फा को। जैसे PH बराबर माइनस लॉग H प्लस आता है, उसी प्रकार यहाँ पे क्या आएगा, POH बराबर माइनस लॉग OH माइनस आएगा। तो जो OH माइनस है इसके जगह में यहाँ पे क्या रख दिया है, माइनस लॉग के बी अपान ए को यहाँ से OH माइनस के जगह में रख दिया है। यहाँ पे जो के बी है क्षार के लिए वियोजन स्थिरांक है और के बी का मान अगर हमको पता होगा यहाँ से, तो इसकी सहायता से हम लोग अल्फा का मान ज्ञात कर सकते हैं जब POH का मान भी पता होगा तब। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो के ए और के बी तथा या पी के ए और पी के बी के मानों के बीच में संबंध। अभी तक हम लोगों ने के ए देख लिया, के बी देख लिया, पी के ए भी देख लिए और पी के बी भी देख लिए। अब क्या करेंगे, इन सभी मानों के बीच में रिलेशन देखेंगे। जो यहाँ पे दुर्बल अम्ल के आनन स्थिरांक और उसका संयुग्मी जो क्षार होता है उसके आधार पे इसको देखेंगे। तो अम्ल है HA, ये इसी प्रकार से टूटता है, टूट गया। अब यहाँ पे अम्ल है तो Ka आएगा आनन स्थिरांक में, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा H प्लस A माइनस और यहाँ पे नीचे में HA। तो संयुग्मी क्षार, देखो ये अम्ल है तो अम्ल जब प्रोटॉन को दान किया, H प्लस आयन को दान किया, तो जो क्षार बना वो क्या कहलाएगा, इस अम्ल का संयुग्मी क्षार कहलाएगा। और इसमें का H प्लस आयन को दान करने के बाद A माइनस आयन इसमें बचा, तो इस अम्ल का जो A माइनस आयन है क्या कहलाएगा, संयुग्मी क्षार कहलाएगा। और A माइनस आयन H प्लस आयन को फिर से ग्रहण करने की क्षमता रखता है, इसलिए जो A माइनस आयन है क्षार है और HA का संयुग्मी क्षार कहलाएगा। यहाँ पे संयुग्मी क्षार A माइनस जो है जल में दुर्बल क्षार के समान व्यवहार करेगा।
जब इसको जल के साथ रिएक्शन कराते हैं A- को, तो ये दुर्बल क्षार के समान व्यवहार करता है और यहाँ का H+ आयन को ग्रहण करेगा और Ha बनाएगा प्लस OH- आयन यहाँ से बनता है। तो ये दुर्बल क्षार है जिसने क्या किया, H+ आयन को ग्रहण किया और फिर से अम्ल बना दिया। तो जो अम्ल बना है इस दुर्बल क्षार का क्या कहलाएगा, संयुग्मी अम्ल कहलाएगा। पहले अम्ल था, फिर संयुग्मी क्षार बनाया, इस संयुग्मी क्षार को जल से रिएक्शन कराए तो जो दुर्बल प्रकार का संयुग्मी क्षार था वह प्रबल प्रकार का संयुग्मी अम्ल यहाँ से फिर से बना दिया। तो यह था Ka के लिए। अब हम लोग यहाँ पे क्षार को लिए हैं, जो क्षार के लिए क्या निकालेंगे, Kb निकालेंगे। तो Kb इक्वल टू हो जाएगा इन दोनों की सांद्रता का गुणनफल बटा वाटर के जो सांद्रता है उसको स्थिर लेते हैं तो उसको नहीं लेंगे, विलायक के रूप में ज्यादा मात्रा में रहता है इसलिए। तो नीचे में क्या आ जाएगा, A- की सांद्रता। अब यहाँ पे समीकरण 1 और 2 का गुणा करेंगे। ये है इक्वेशन फर्स्ट, ये है इक्वेशन सेकेंड। ये फर्स्ट समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। तो इन दोनों का क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे। तो क्या हो जाएगा, Ka गुणित Kb हो जाएगा, ये बराबर। अब Ka की जगह हमें यहाँ से मान को रखा है H+ और A- और Ha, और Kb की जगह हमें इस वाले पूरे मान को रखा है, दोनों का क्या किया, गुणा किया है। अब यहाँ पे Ka गुणित Kb बराबर ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो यहाँ का Ha और यहाँ का Ha कट जाएगा, कटा। अब यहाँ का A- और यहाँ का A- भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे H3O+, यहाँ का OH- आयन बचा है और इसमें का H+ आयन बचा है। तो जो H+ आयन है और यहाँ पे मिस्टेक से H3O+ आयन लिखा गया है, इसको आप लोग सुधार लेना। ये क्या होगा, H+ आयन होगा जो यहाँ से बचा हुआ है। देखो यहाँ का Ha कट रहा है, यहाँ का Ha कट जाएगा ऊपर नीचे, यहाँ का A- और यहाँ का A- भी कट जाएगा। यहाँ का OH- आयन बचेगा और यहाँ का ओनली आप H+ आयन बचेगा। इसको सुधारना है बुक में और जब लिखोगे उस टाइम भी। अभी इन दोनों, इसके जगह हमें H+ आयन रहेगा और ये रहेगा OH- आयन। तो इन दोनों का जो गुणनफल पहले देख चुके हैं किसके बराबर होता है, Kw के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या निकला, Ka इंटू Kb इक्वल टू Kw के बराबर यहाँ से निकल गया। अब इसमें क्या करेगा कि इसी समीकरण में दोनों तरफ लॉग लेगा, लॉगरिथम लेगा, लेकिन ऋणात्मक टाइप का लेगा। तो जो भी गुणा में रहता है उसमें जब लॉग लेते हैं तो दोनों जुड़ जाता है। तो यहाँ पे ऋणात्मक लॉगरिथम शुरू से बोला है, इसलिए तीनों का जो लॉग लेंगे तीनों के सामने में क्या आएगा, माइनस चिन्ह यहाँ से आएगा। तो ये हो जाएगा माइनस लॉग Ka, फिर प्लस करेंगे, दोनों तो जुड़ेगा ही, तो बीच में प्लस करेंगे, उसके बाद इसका फिर माइनस आएगा। तो प्लस और माइनस बीच का इंटू होकर के माइनस चार्ज यहाँ पे रहेगा और दिखेगा। तो ये हो जाएगा माइनस लॉग Ka माइनस लॉग Kb इक्वल टू माइनस लॉग Kw। तो जो माइनस लॉग Ka है इसको जैसे PH लिखते हैं, माइनस लॉग H+ को क्या लिखते हैं, PH। उसी प्रकार से यहाँ पे माइनस लॉग Kw है तो उसको क्या लिखेंगे, माइनस लॉग Ka बराबर PKa और माइनस लॉग Kb बराबर PKb। अब ये माइनस तो PKb में घुस गया और ये माइनस PKa में घुस गया, तो इसके सामने भी कुछ चिन्ह नहीं बचेगा और इसके सामने कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पे गुणा है, इस आधार पे इन दोनों के बीच में यहाँ पे प्लस चिन्ह का आएगा और माइनस माइनस PKa में घुस गया, इसका माइनस PKb में घुस जाता है। यहाँ पे माइनस लॉग Kw इक्वल टू क्या हो जाएगा, PKw। इस प्रकार से इस समीकरण से मिला
पी के ए प्लस पी के बी इक्वल टू पी के डब्लू। तो इन तीनों में यही संबंध है कि पी के ए और पी के बी का योगफल पी के डब्लू के बराबर होता है, और पी के डब्लू बराबर हमेशा 14 होता है, देखते आए हैं अभी तक। तो यहाँ से पी के ए प्लस पी के बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 14 के बराबर होगा। तो जो p का मतलब है माइनस लॉगरिथम, देखो यहाँ पे p का मतलब दे दिया है माइनस लॉगरिथम है, और p के ए वियोजन स्थिरांक का ऋणात्मक लॉगरिथम है, और के ए बराबर होता है माइनस लॉग के पी, और a की जगह हमें a रहेगा तो यहाँ पे a, b रहेगा तो b, और w रहेगा तो p की जगह हमें w आएगा। तो ये p बराबर a b और w हो सकता है, और यहाँ पे a का मतलब a b और w हो सकता है। तो ये हो गया इन तीनों में संबंध। इसके बाद इससे संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है प्रैक्टिस के लिए, उसको देखना है। यहाँ पे दुर्बल क्षार जैसे MOH के आयनन स्थिरांक को दिया है, और बहुत सारे क्वेश्चन इधर हल सहित प्रश्न करके दिए हुए हैं, तो इसको बना बना करके देखना है। और इसमें जो है pH के मान की गणना करने के लिए बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, जिसमें pH का मान निकालना है, किसी में pH का दिया रहता है तो pOH का मान निकालना है। इस प्रकार से इस सब क्वेश्चन को यहाँ तक बना करके प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। लवणों का जल अपघटन और विलयन का pH। यहाँ तक इसके ऊपर जो भी इधर प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप लोग बना बना करके देखना, और कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो पूछ सकते हो। उसके बाद लवणों का जल अपघटन और विलयन का pH मान के बारे में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी के लिए बस यहीं तक।